खबरदार में हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज मोदी कैबिनेट के सॉफ्टवेयर अपडेट का विश्लेषण करेंगे। मोदी सरकार मंत्रिमंडल में बम्पर वैकेंसी को भरने वाला मंत्रिमंडल विस्तार कल करेगी। किस किस को फोन आया है, किसे मंत्रिमंडल में बुलाया है, सारे सवालों के जवाब आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि कैबिनेट विस्तार वाले तीर से एक साथ कितने शिकार किए जा रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी के उस बधाई संदेश का विश्लेषण करेंगे जिसमें कूटनीति कूट कर भरी है। पीएम ने दलाई लामा को जन्मदिन पर बधाई दी है। जाहिर है ये शुभकामनाएं चीन को चुभेंगी। आपको याद दिला दें कि 2020 में पीएम मोदी ने दलाई लामा को सार्वजनिक शुभकामनाएं नहीं दी थी। इसके बाद आपको ट्विटर और सरकार के बीच का एक्शन कोर्टरूम सीन दिखाएंगे। भारत के आईटी कानून मानने में आनाकानी कर रहे ट्विटर को हाईकोर्ट से हेवी डोज मिल गई। हाईकोर्ट ने कायदे से बता दिया है कि ट्विटर को भारत के कानून के हिसाब से ही चलना होगा। हाईकोर्ट की सख्त बादशाह आज ट्विटर पर ही ट्रेंड करती रही। हाईकोर्ट के शब्द यही थे कि अगली सुनवाई पर स्पष्ट जवाब के साथ आओ वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। मतलब ये कि भारत में आगे ट्विटर का भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा है। हम पूरे कोर्टरूम संवाद का विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा आज का ट्रेंडिंग सवाल यह भी है कि क्या शिमला, मसूरी, मनाली जैसे हिल स्टेशंस पर फिर से लॉक लग जाएगा। इस सवाल की जड़ में वो लापरवाही है जिसकी तस्वीरें देश के लाखों करोड़ों परिवारों के व्हाट्सएप ग्रुप पर घूम रही हैं। होटलों में, बाजारों में भारी भीड़ है, अफरा तफरी है, संक्रमण की किसी को परवाह नहीं और कोरोना प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस लापरवाही को केंद्र सरकार ने नोट कर लिया है। सरकार की चेतावनी है कि ऐसा ही चलता रहा तो छूट वापस भी ली जा सकती है। और शुरू में आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। भारत में दहेज प्रथा पर वर्ल्ड बैंक का नया रिसर्च आया है। 1960 से 2008 तक 17 राज्यों में हुई 40,000 शादियों पर हुई स्टडी में यह पता चला कि 1961 से बैन होने के बावजूद 95% शादियों में दहेज दिया गया। भारतीय परिवारों की जिंदगी भर की बचत को दहेज हजम कर रहा है। दुल्हन का परिवार शादी के गिफ्ट पर दूल्हे के परिवार से 7 गुना ज्यादा खर्च करता है। और सबसे कड़वा सत्य यह है कि भारत में दहेज खत्म करने की इच्छा शक्ति बहुत कम है। 7 साल 7वां महीना 7वीं तारीख मंत्रिमंडल विस्तार की डेट फिक्स हो गई है और टाइम फिक्स हो गया है। कल शाम 5:30 बजे टीम मोदी अपने मेकओवर के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद में इस समय 21 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 23 राज्य मंत्री। इन्हें मिलाकर कुल 53 मंत्री। इनमें भी अगर कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत का नाम हटा दे, जिन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है, तो मोदी मंत्रिपरिषद में 52 मंत्री ही है। मंत्रिपरिषद में अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं, यानी अभी 29 वैकेंसी। इसीलिए यह बड़ा मंत्रिपरिषद विस्तार माना जा रहा है और इसीलिए बहुत सारे नामों की चर्चा भी की जा रही है। अब यहां 2 बुनियादी सवाल हैं। पहला सवाल यह कि मंत्रिमंडल का विस्तार इस समय ही क्यों हो रहा है और दूसरा सवाल यह कि मंत्रिमंडल विस्तार के पैरामीटर क्या हैं, कौन से पैमाने, कौन से आधार पर मंत्रियों के लिए नाम सिलेक्ट होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की टाइमिंग पर 5 बातें हैं। पहली बात यह कि सरकार करीब आधे कार्यकाल तक पहुंच चुकी है, इसीलिए मंत्रिमंडल का मेकओवर जरूरी है। दूसरी बात यह कि करीब 9 मंत्रियों के पास अतिरिक्त मंत्रालय हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटीज हैं, इसका असर परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है। तीसरी बात यह कि उन नेताओं की जगह बनाना है जिन्हें राज्यों में जगह नहीं मिली। चौथी बात यह कि सहयोगी दलों को भी जगह देनी है क्योंकि अभी सरकार में सिर्फ एक ही सहयोगी दल का प्रतिनिधि है। 5वीं और सबसे अहम बात यह कि राज्यों के समीकरण देखना है, चुनावी राज्यों को देखना है। मंत्री बनाने के जो पैमाने हैं उनका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की चर्चा है, उन्होंने एमपी में कांग्रेस की सरकार गिरने में मदद की, बीजेपी की सरकार बनवाई। सिंधिया 15 महीने से वो इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मंत्री बनाए जाने की तभी से चर्चा थी जब से वो बीजेपी में आए थे, लेकिन मौका मिलता हुआ अब दिख रहा है। इसी तरह से नारायण राणे के नाम की चर्चा इसीलिए है कि वो शिवसेना और ठाकरे परिवार के मुखर विरोधी हैं, जनाधार वाले मराठा नेता हैं। राणे के उनको मजबूत करके शिवसेना को काउंटर किया जा सकता है। और इसी तरह से सर्बानंद सोनोवाल के नाम की चर्चा है क्योंकि उन्होंने असम में जीत के बाद भी सीएम पद पर दावेदारी नहीं की। आलाकमान के कहने पर हेमंत बिस्व शर्मा के लिए कुर्सी छोड़ दी थी, उन्हें केंद्र में लाना जरूरी था। यानी लॉयल्टी, डिलीवरी, परफॉर्मेंस और पॉलिटिकल इक्वेशन, खासतौर पर इन 4 आधार पर मंत्रियों का चयन किया जा रहा है। गुवाहाटी से सर्बानंद सोनोवाल, से नारायण राणे, इंदौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया। पता नहीं क्या फोन आया, क्या संदेश आया, अचानक फ्लाइट पकड़ी और तुरंत दिल्ली पहुंच गए। न्योता मिला है आपको मुंबई से दिल्ली आने का? एमपी हूँ तो दिल्ली आना ही पड़ता है। अभी सेशन के पहले
हम लोग आ जाते हैं इधर सर 15 दिन पहले। आज कोई विशेष कारण आने का, आज कोई विशेष, अरे विशेष प्रधानमंत्री से कम मिल रहा है। देखिए एक बात, देखो विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे, आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? नेता बताएं या ना बताएं, संकेत साफ है। दिल्ली अचानक आने का मतलब क्या है, ये सब समझते हैं। दिल्ली की तरफ नेताओं की दौड़ लग गई है। मैं अभी 3 दिवस के दौरे को समाप्त करके मैं अभी तशरीफ पहुंचा। कोई खबर होगी तो मैं आप लोगों को बीच में दौरा रद्द करके मैंने आपको कहा है कि कोई खबर होगी तो आपको जरूर बताऊंगा। अभी दौरा समाप्त करके मैं आया हूं। मैं श्रद्धांजलि देने के लिए और सांत्वना देने के लिए मालवा के 6 जिलों का दौरा समाप्त किया है। मैंने समाप्त करके मैं दिल्ली वापस आया। तो खबर होगी मैं महाकाल मंदिर तो हर साल जाता हूँ। महाकाल मंदिर तो हमारा है। दिल्ली से आने के लिए महाकाल मंदिर के दर्शन करना सौभाग्य है हर व्यक्ति के लिए। सिंधिया तो इंदौर और उज्जैन के दौरे पर थे। बीच दौरे में ही अचानक पता चला कि सिंधिया आज ही दिल्ली जाने वाले हैं। वो उज्जैन पहुंचे, महाकाल के दर्शन किए और फिर दौरा बीच में छोड़कर इंदौर से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली। उज्जैन का दौरा था, उज्जैन का दौरा हो गया है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अगले हफ्ते दोबारा दौरा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दौरा समाप्त करके मैं दिल्ली जा रहा हूँ। इससे आगे ना कोई बोलता है, ना इससे ज्यादा कुछ बताना चाहता है। लेकिन राजनीति की बड़ी हलचल सब बता रही है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 8 राज्यों के राज्यपाल बदल गए। 4 राज्यों में नए राज्यपाल बनाए गए। 4 राज्यों में राज्यपालों को अलग राज्यों में भेजा गया। कैबिनेट की 1 सीट और खाली हो गई। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया। गुजरात बीजेपी के नेता मंगू भाई पटेल को MP का राज्यपाल बना दिया गया। आंध्र प्रदेश बीजेपी के नेता के हरिबाबू को मिजोरम का राज्यपाल बना दिया गया। गोवा से बीजेपी के नेता राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल का राज्यपाल बना दिया गया। विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो दायित्व मुझे मिला है उसको कर्तव्यनिष्ठा से और ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। ये अनुभव जो नया दायित्व मिला है उसको निभाने में सहायक होगा और इस अनुभव का लाभ हम लेंगे। यानी एक साथ बैक टू बैक सारी वैकेंसी भरी जा रही। कैबिनेट में भी 29 वैकेंसी हैं। कई मंत्रियों के पास 1 से ज्यादा मंत्रालय है। इनके बोझ को भी कम करना है। करीब 9 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास 1 से ज्यादा विभाग हैं। इनमें नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी और हरदीप पुरी जैसे मंत्री हैं। मंत्रियों के परफॉर्मेंस को भी परखा जा चुका है। पीएम और पार्टी अध्यक्ष पिछले 15 दिन में कई मीटिंग कर चुके हैं। ग्रुप्स में मंत्रियों से मिल चुके हैं। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर प्रमोशन डिमोशन भी तय हो चुका होगा। नए चेहरों को चांस देने पर बात हो चुकी है। सहयोगी दलों के लिए जगह तय हो चुकी है। जो भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। 4 मंत्री पद लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनकी इच्छा होगी वो करेंगे। कौन चेहरे हो सकते हैं? आपकी इच्छा भी तो चेहरा भी हम नहीं तय करेंगे। नीतीश कुमार ने कंफर्म कर दिया, जेडीयू इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होगी। मंत्री 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ये बताया नहीं, लेकिन सब तय हो चुका है। तो आप लोग वेट कर लीजिए। मतलब सब कुछ तय हो गया है। अरे तो इसमें कोई डाउट है क्या? आप शामिल हो रहे हैं कि नहीं सर? ये हम कैसे बता सकते हैं? चलिए शामिल हो सकते हैं। अब ये तो आप एक छोटा सा सवाल नहीं, इस सवाल है कि अरे सुनिए, कह रहे कि अरे सुनिए, ये कोई केमिस्ट्री नहीं है जहाँ फार्मूला होता है, समझे ना? ये कि आप जो हैं एक जब सरकार में होते हैं और सरकार में सम्मिलित होते हैं तो एक सद्भावना होता है, एक समझ होती है और हम लोगों को बड़ी अच्छी है। पेंच फंसा हुआ है इसका मतलब? कहीं कोई पेंच किसी तरह का नहीं। कितने लोग अब आप वेट करो ना यार। टीम मोदी में शामिल होने के लिए एलजेपी का पारस कैंप भी तैयार है। चिराग के चाचा ने तो नया कुर्ता भी खरीदा है, लेकिन चिराग अंदर ही अंदर जल रहे हैं। अगर लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से इनको मंत्री बनाया जाएगा तो हमारी आपत्ति होगी, हमारा ऐतराज होगा और उसके लिए हम लोग को न्यायालय भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे स्वतंत्र सांसद के तौर पर।
आप इनको मंत्री बनाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करा लें, जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर लें, उस कोटे से मंत्री बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जदयू से कोई भी मंत्री बनेगा तो जदयू में टूट पक्की है, ये मैं आपको वादे से कह रहा हूं। पशुपति पारस का नाम कंफर्म माना जा रहा है। जेडीयू एलजेपी के आने से मंत्रिमंडल में एनडीए का कुनबा बढ़ेगा, क्योंकि 2019 के बाद से शिवसेना चली गई, अकाली दल चली गई, सिर्फ रामदास अठावले ही बचे थे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हमें मंत्रिमंडल पर विस्तार पर जो अंदर की बातें पता चली हैं उसमें यही बताया गया है कि यह बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल है। इसमें दलित और पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व से बड़ा मैसेज दिया जाएगा। यह कहा जा रहा है कि विस्तार के बाद कम से कम 25 ओबीसी मंत्री होंगे। नए मंत्रियों की लिस्ट में आपको कई टेक्नोक्रेट भी दिख सकते हैं, क्योंकि इस बात पर बहुत ध्यान दिया गया है कि नए मंत्रियों में हाईली क्वालिफाइड लोग हों, अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हों, युवा चेहरों को आगे लाया जाए, उन लोगों को मौका मिले जिन्हें राज्यों में काम करने का प्रशासनिक अनुभव है। उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी राज्यों पर निश्चित तौर पर फोकस होगा। यह ध्यान रखा जाएगा कि सभी प्रमुख समुदायों और सभी इलाकों का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व हो। अभी यूपी से पीएम मोदी को मिलाकर कुल 10 मंत्री हैं। यूपी चुनाव में 7 महीने रह गए हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार से चुनावी समीकरण सही करने का एक बड़ा चांस है। यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात मंत्रिमंडल विस्तार में ये 4 राज्य फोकस में हैं। इनमें यूपी और गुजरात में अगले साल चुनाव है। महाराष्ट्र में खुद को मजबूत करना है और पश्चिम बंगाल में दीदी के लिए चैलेंज बनाए रखना है। इसलिए बंगाल से शांतनु ठाकुर का नाम चर्चा में है, जो बीजेपी के सांसद हैं। मतुआ समुदाय में प्रभाव है। दूसरा नाम निशीथ प्रामाणिक का है, जो राजवंशी समुदाय से हैं और 2019 से पहले टीएमसी से बीजेपी में आए थे। इसी तरह से महाराष्ट्र में नारायण राणे का नाम चर्चा में है, जो कभी शिवसेना में थे लेकिन अब शिवसेना के कट्टर विरोधी हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्म है, तो मराठा नेता के तौर पर उन्हें टीम मोदी में जगह मिल सकती है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा ध्यान यूपी पर होगा, जहां विधानसभा चुनाव को 7 महीने ही बचे हैं। फरवरी मार्च में चुनाव है और यूपी में सियासी समीकरण को ठीक करने का ये बड़ा मौका है। इसमें ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी, प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी, बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी, खीरी से सांसद अजय मिश्रा के नामों की चर्चा चल रही है। इनमें से किसी को मौका मिल सकता है। दलित चेहरे के तौर पर इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया, कौशाम्बी से सांसद विनोद कुमार सोनकर और मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के नामों की चर्चा है। इनमें से भी किसी को मौका मिल सकता है। पाल समुदाय से आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल और वैश्य समुदाय से मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल के नाम भी बहुत चर्चा में हैं। छोटे दलों में निषाद पार्टी के संजय निषाद या फिर संत कबीर नगर से उनके बेटे और बीजेपी सांसद प्रवीण निषाद को भी जगह मिल सकती है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल या फिर उनके पति आशीष पटेल को मौका मिल सकता है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को काउंटर करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर को भी चांस मिल सकता है। वो भी आज ही दिल्ली आए हैं। उत्तर प्रदेश हमेशा प्रधानमंत्री देता रहा। हम उम्मीद रखेंगे प्रधानमंत्री से कि जो प्रधानमंत्री प्रदेश देता हो उस प्रदेश के लिए कम से कम विशेष होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां सत्ता की सीढ़ी दिल्ली की यहीं से जाती है। तो बताइए ना कि क्या मिला आपको? अभी समय आने पर निश्चित रूप से मिलेगा। सम्मान मिल रहा है। खुशखबरी है आप लोगों के लिए दिल्ली से? तो हमारे मुद्दे तो मोदी और योगी हल कर सकते हैं ना, कोई और नेता तो नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ मेरे को वकील चाहिए, तो निषाद पार्टी का हमें पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि एक वकील जरूर इस मंत्रिमंडल में होगा। ये माना जा रहा है कि ओबीसी समुदाय और दलित समुदाय से इस बार ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनाए जाएंगे और जिन्हें टीम मोदी में जगह नहीं मिल पाएगी उन्हें आगे टीम योगी में जगह दी जाएगी। फिलहाल मोदी कैबिनेट में कुल मिलाकर यूपी से 10 मंत्री हैं, जिनमें लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी और रामपुर से मुख्तार अब्बास नकवी जैसे बड़े चेहरे हैं। चंदौली से सांसद महेंद्र नाथ पांडे, बरेली से सांसद संतोष गंगवार, गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह मंत्रिमंडल के बड़े चेहरे हैं। मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति टीम मोदी में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी यूपी से ही राज्यसभा सदस्य हैं। ये भी बहुत मुमकिन है कि अगर किसी राज्य से नए चेहरे मंत्रिमंडल में आएंगे तो उस राज्य के कोटे के कुछ मंत्रियों को हटाया भी जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? और अगर ऐसा होगा तो किसकी छुट्टी होगी?
ये कल शाम तक कंफर्म हो जाएगा। पीएम मोदी इस कैबिनेट विस्तार में अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के गणित को देखते हुए जातिगत समीकरणों के हिसाब से यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के कई चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और अब एक ऐसी खबर जिसमें कूटनीति कूट कूट कर भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को 86वें जन्मदिन की बधाई दी और इसे लेकर ट्वीट किया। इस बधाई संदेश को चीन के लिए एक कड़ा कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दलाई लामा को 86वें जन्मदिन की बधाई देने के लिए मैंने फोन पर बात की। हमने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। 2015 में अपने जन्मदिन पर दलाई लामा के बधाई संदेश पर शुक्रिया अदा करने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा से अपने किसी संवाद को पहली बार सार्वजनिक किया है। कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार चीन के साथ भारत के संबंधों के मद्देनजर तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा और प्रधानमंत्री मोदी का संवाद 2015 के बाद से सार्वजनिक नहीं हुआ था। लेकिन आज का प्रधानमंत्री का बधाई संदेश भारत की तिब्बत नीति में बदलाव के संकेत दे रहा है। दलाई लामा को प्रधानमंत्री की आज की जन्मदिन बधाई इसीलिए बेहद अहम है क्योंकि आज से पहले 2013 में, यानी जब नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने थे, तब उन्होंने दलाई लामा को दी गई अपनी बधाई सार्वजनिक की थी। यानी अब 2021 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम ने दलाई लामा को दी गई जन्मदिन की बधाई को दुनिया को बताया है। यहां यह भी अहम है कि अभी 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर भी भारत ने चीन को बधाई नहीं दी थी। पिछले साल दलाई लामा के जन्मदिन के ही दिन चीन ने गलवान से पीछे हटने का वादा किया था और प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें जन्मदिन की बधाई नहीं दी गई थी। 2019 में पीएम मोदी ने दलाई लामा को निजी तौर पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं। 2018 में मोदी सरकार ने केंद्र और राज्य के वरिष्ठ नेताओं और सरकारी अधिकारियों को दलाई लामा के भारत में शरण लेने के 60 साल पूरे होने के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया था। 2018 में राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित थैंक यू इंडिया कार्यक्रम में रद्द करने पड़े थे क्योंकि उसमें दलाई लामा को शामिल होना था और भारत सरकार चीन को से अपने रिश्ते बुरे नहीं करना चाहता था। दलाई लामा ने 1959 में भारत आकर शरण ली थी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिब्बतियों की निर्वासित सरकार चल रही है। दलाई लामा तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और इस बात की संभावना है कि चीन अगला दलाई लामा किसी ऐसे व्यक्ति को बनाए जो चीन परस्त हो। अब हम नए आईटी नियमों को न मानने की नासमझी कर रहे ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतिम चेतावनी का विश्लेषण करेंगे। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कायदे से बता दिया कि या तो ट्विटर भारत के कानून के हिसाब से चले, नहीं तो उस पर भारतीय कानून का डंडा चल जाएगा। दरअसल नए आईटी नियमों को मानने से आनाकानी करने वाले ट्विटर के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियां ट्विटर पर ही ट्रेंड करने लगी। ट्विटर पर दिल्ली हाईकोर्ट की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टिप्पणी यह थी कि अगली सुनवाई पर स्पष्ट जवाब के साथ आओ वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों को बैक टू बैक समन, गलत नक्शा पोस्ट करने की हिमाकत। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट से खिलवाड़। आईटी नियमों पर भारत सरकार से सीधी तकरार। भारत में खुद को मनमर्जी का मालिक माने बैठे ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ शब्दों में समझा दिया है कि नए आईटी नियमों पर स्पष्ट जवाब लाओ वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। कोर्ट अब ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी आने वाले दिनों में अगर ट्विटर को भारत से देश निकाला का नोटिस मिल जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियां तो यही इशारा करती हैं। Center has also informed Delhi High Court that Twitter has lost its liability protection or its intermediary status. That means now Twitter will be held responsible for every tweet hosted by it. जो ट्विटर है वो अपने आप को भारतीय संविधान और कानून और सरकार से सर्वोपरि ना समझे। एक प्राइवेट कंपनी है जो यहाँ पे प्रॉफिट बनाने आई है और उसकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे वो किसी अन्य देश में जाके बिजनेस करेगी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश का कानून तो मानना पड़ेगा। आइए यहाँ बिजनेस कीजिए लेकिन देश के कानून के हिसाब से कीजिए। जैसे आपको अमेरिका का मानना पड़ेगा जहाँ की आप कंपनी है, वैसे ही आपको इस देश का मानना पड़ेगा। नए आईटी नियम लागू होने के बाद भी अब तक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या ट्विटर ने नियमों की अवहेलना की। इस पर केंद्र ने कहा कि हाँ, ट्विटर नियमों को मानने में आनाकानी कर रहा है।
इसके बाद ट्विटर की ओर से पेश वकील ने भी माना कि ट्विटर ने नए आईटी रूल्स का पालन नहीं किया है। 26 फरवरी को नए आईटी नियमों के नोटिफिकेशन के बाद केंद्र सरकार ने ट्विटर को गलती सुधारने के लिए 3 महीने की मोहलत दी थी, लेकिन ट्विटर ने भारत के कानून मानने के बजाय भारतीय कानून से ही खिलवाड़ शुरू कर दिया, जिसे सरकार पहले दिन से ही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि भारत में ट्विटर अपनी ऑनलाइन सरकार नहीं चला सकता। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि ट्विटर को भारत में अगर अपना काम करना है तो उसे भारत के नियमों के हिसाब से ही चलना होगा। हाईकोर्ट ने ट्विटर से पूछा कि अगर 21 जून को ग्रीवांस अधिकारी ने इस्तीफा दिया तो दूसरे अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। इस पर ट्विटर के वकील ने कहा कि हम नए अधिकारी की नियुक्ति करने जा रहे हैं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी। ट्विटर के वकील ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को में अलग टाइम जोन है, इसके लिए समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने वकील को आदेश दिया कि हमें ट्विटर से पूछकर बताएं कि ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त करने में कितना टाइम लगेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्विटर को लगता है कि वो हमारे देश में जितना चाहे उतना समय ले सकते हैं तो कोर्ट ऐसा होने नहीं देगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को 2 टूक कहा है कि अगली सुनवाई पर स्पष्ट जवाब लाएं, वरना ट्विटर परेशानी में होगा। अब 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने भी ये कह दिया कि इन्हें कई बार मौका दिया गया, अधिसूचना जारी की गई, लेकिन ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और इनका अड़ियल रवैया बरकरार रहा। हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि अब वो ट्विटर को किसी तरह का संरक्षण देने को तैयार नहीं है। भारत के कानून से खिलवाड़ करने का खामियाजा ट्विटर को भारत में इंटरमीडिएरी यानी बिचौलिए का दर्जा खोकर चुकाना पड़ा, जिसके बाद अब उस पर भारतीय कानून के तहत केस दर्ज हो सकता है। लेकिन जिस तरह ट्विटर भारत में मनमर्जियां दिखा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि भारत में ट्विटर का भविष्य कोई ज्यादा उज्जवल नजर नहीं आता। गुरुवार को आगे की सुनवाई है और इसमें ये तो समझ में आ गया कि ट्विटर को अब घुटने तो टेकने ही पड़ेंगे, उसकी मनमानी नहीं चलेगी। आईटी नियमों के मुताबिक उसे चलना पड़ेगा और सिर्फ चलना ही नहीं, इसके हलफनामा भी कोर्ट को देना पड़ेगा कि हाँ, वो सारे नियमों का, भारत के संविधान का और सारे विधि विधान का पालन करने को तैयार है। कैमरामैन पवन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। नए आईटी नियमों की अनदेखी कर रहे ट्विटर को भारत सरकार की बात तो समझ नहीं आ रही, लेकिन अब कानून का डंडा पड़ा है तो शायद ट्विटर को थोड़ी अकल आए, क्योंकि 16 जून को इंटरमीडिएरी यानी बिचौलिए का दर्जा खोने के बाद उसका भारत में रहना पहले ही मुश्किल हो रहा है। ट्विटर के खिलाफ अब तक 5 केस दर्ज हो चुके हैं। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और दाढ़ी काटे जाने के वीडियो के मामले में ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देश का गलत नक्शा दिखाने पर बुलंदशहर और मध्य प्रदेश की साइबर सेल में भी ट्विटर और उसके अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। इसके अलावा बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री न हटाने के मामले में भी दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया है। ताजा मामला हिंदू देवी से जुड़े उस कंटेंट का है जो ट्विटर पर पोस्ट किया गया था, जिसके बाद ट्विटर के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार और संरक्षण आयोग ने बच्चों में आतंकवाद के प्रसार करने वाले वीडियो के मामले में जम्मू कश्मीर को ट्विटर के अधिकारियों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये ट्विटर को भारतीय कानून का पाठ पढ़ाने वाले वो सबक हैं जिन्हें ट्विटर बिगड़ैल छात्र की तरह मानने से इनकार करता रहा है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जो पाठ पढ़ाया है उसका संदेश साफ है। भारत में ट्विटर चले या न चले, कानून तो भारत के ही चलेंगे। ये बात ट्विटर को भले अभी समझ न आ रही हो, लेकिन गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समझ आ चुकी है। गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने नए नियमों के अनुसार आईटी मंत्रालय से अपनी जानकारी शेयर करनी शुरू कर दी है। इन कंपनियों ने जो कंप्लायंस रिपोर्ट सरकार को दी है, उसके अनुसार 15 मई से 15 जून के बीच फेसबुक ने 3 करोड़ से ज्यादा आपत्तिजनक और विवादित पोस्ट्स के खिलाफ कार्रवाई की। फेसबुक के ही फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने लगभग 20 लाख पोस्ट्स के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि सर्च इंजन गूगल ने यूट्यूब से 59,350 ऐसे वीडियो लिंक हटा दिए जिनको आपत्तिजनक की श्रेणी में रखा गया। ये नए नियमों को लागू करने की दिशा में इन सोशल मीडिया कंपनियों का पहला कदम है, जो ट्विटर के लिए भी संदेश है। ट्विटर इस संदेश को जितना जल्दी डिकोड कर ले, उसके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि नए आईटी नियमों को मानने के अलावा ट्विटर के पास कोई और विकल्प बचा नहीं है।
वैसे जिस तरह ट्विटर भारत में नए नियम न मानने के खतरे को नजरअंदाज कर रहा है, उसी तरह हम भारत के लोग भी कोरोना से बचने के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद लोगों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, इसे देखने के लिए बस एक नजर घुमाने की जरूरत है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद 1 महीने से भी कम समय में हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन पर 7 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं। कोरोना का डर पीछे छूट गया है। इसकी वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को शिमला और मनाली में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ गई। लेकिन हिल स्टेशंस पर लोगों की लापरवाह भीड़ कोरोना के डर पर भारी पड़ रही है। लॉकडाउन में तो सारा सब बंद था, तो अभी फिर बच्चों को लेके इसलिए, और बच्चे भी स्टक हो गए थे घर में, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा लॉकडाउन खुला था तो वी आर ट्राइंग के इसका हम यूज कर पाए बेस्ट तरीके से। और 1.5-2 साल से कोई भी घर से बाहर नहीं निकला है। वी आर एग्जॉस्टेड इन आवर होम। कोविड की वजह से तो हम सारे घर में ही थे, तो अब आके बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक ताज़ी हवा एंड ऑल, नेचर ब्यूटी, सो ब्यूटीफुल। चेंज तो हर किसी को चाहिए, हम भी चाहते हैं बाहर निकलें और सेफ, हर कोई सेफ होना चाहिए बाहर। अब बाहर निकल रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि हर कोई बाहर निकले, एक दूसरे को मिले। इन तस्वीरों को देखकर कुछ बॉलीवुड फिल्मों के टाइटल्स दिमाग में आते हैं, जैसे कि कल हो ना हो, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, 2 पल की जिंदगी, 4 दिन की चांदनी वगैरह वगैरह। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन लोग कोरोना की दूसरी लहर के दर्द को पहाड़ों की खूबसूरती का लुत्फ उठाकर भुला बैठे हैं। उससे तो यही कहावत याद आती है, आ बैल मुझे मार। बस खतरा बैल के बजाय कोरोना वायरस का है। मैदानी इलाकों में जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, लू चल रही है, उसे निजात पाने के लिए शिमला में पहुंचे हैं और देख सकते हैं कई राज्यों से पर्यटक यहां पर आए हैं, घूमने निकले हैं इस वक्त। और शिमला की इस सड़क में हमेशा भीड़ भाड़ रहती है और जैसे ही राज्य सरकार ने बंदी से हटाई है, पर्यटक शिमला, मनाली, कुफरी और धर्मशाला की ओर चल पड़े हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और रास्तों में, सड़कों में कई जगहों पर अच्छा खासा जाम लगा हुआ है। घूमना फिरना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन तीसरी लहर के खतरे के बीच घूमते इन बेफिक्रे लोगों को देखिए और सोचिए कि ये कोरोना को खुली चुनौती नहीं तो और क्या है। वो भी तब जब कोरोना की दूसरी लहर गई नहीं है और तीसरी लहर का डर सताने लगा है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट अगर कहती है कि अगस्त के तीसरे हफ्ते की शुरुआत से कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो सकती है, तो इन तस्वीरों को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा। रिपोर्ट कहती है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते के बाद देश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने शुरू होंगे। ये तस्वीरें इस डर को सच साबित करती हैं। SBI रिसर्च का अनुमान है कि तीसरी लहर के पीक में दूसरी लहर के पीक के मुकाबले 1.7 गुना तक अधिक मामले हर रोज आ सकते हैं। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा। ये कोरोना की तीसरी लहर को खुला निमंत्रण नहीं तो और क्या है। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन सरकार ने तय किया है कि इस बार वह ऐसी लापरवाहियों को नजरअंदाज नहीं करेगी। आज तक भी हम लोग इस हद तक जो इस लड़ाई को मैनेज करते हैं, उसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट शुरू से रहा है। अब आपने भी जैसे एक टर्म कॉइन की है, रिवेंज ट्रैवल। हम काफी दिन से घर में बैठे रहे, हो सकता है सरकार ने रिलैक्सेशन अगर दी है तो वायरस खत्म हो गया है, चलिए हम सब लोग घूमने चलते हैं। हम आपके द्वारा फिर से यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं, वायरस अभी भी हमारे बीच में है, वायरस से हमारी लड़ाई अभी भी चल रही है। आप जो भी कार्य करें वह कोविड अप्रोप्रिएट हो, कोविड सेफ हो, और यही कंटिन्यूड बेसिस पर कम्युनिटी सपोर्ट की हम बात करते हैं। लोग भले ही भूल चुके हैं कि पहली लहर के बाद लापरवाही ने दूसरी लहर का रास्ता खोला, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब वो कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। माना कि कोरोना और लॉकडाउन के बाद बाहर निकलने का मौका मिला है, फिर भी जान है तो ही जहान है। पहाड़ हैं, बर्फ हैं, वादियां हैं। ये मत भूलिए कि इन सब अनुभवों के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, जिसे कोरोना से बचाना सबसे जरूरी है। शिमला से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। ये हाल तो तब है जब रोजाना कोई न कोई रिपोर्ट आती है जो बताती है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं किया गया तो कोरोना की तीसरी लहर वक्त से पहले आ सकती है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी मुश्किल से 5% आबादी का ही वैक्सीनेशन हो पाया है। ऐसे में अगर ऐसे ही लापरवाही जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना वायरस नए रूप रंग में लौटेगा। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।